तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव धमीजा आज आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसके हम 5 लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लोग मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम बेटा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का पार्ट जो हम बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, इसमें हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का पार्ट फिनिश कर चुके हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अपने 4 सब हेड थे: शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। इसके बारे में आज हम कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। इसको हम अच्छे से अपने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करके आ चुके हैं। आज की क्लास में जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा किसके ऊपर? एसेट्स के ऊपर। अब एसेट्स होते हैं 2 टाइप के। जैसे आपने लाइबिलिटीज देखी थी, लाइबिलिटीज कितने टाइप की थी? 2, एक करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ऐसे ही एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। सर करंट लाइबिलिटी तो आपने बताया था कि जो भी लाइबिलिटी बैलेंस शीट डेट से, जो अगर 31 मार्च को बैलेंस शीट भरनी है, उससे अगले 12 महीने के अंदर अगर उसकी हमें पेमेंट करनी है तो वो करंट लाइबिलिटी, 12 महीने के बाद करनी है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन एक लाइबिलिटी नॉन करंट कब बन जाती थी? एक हमने फिर नया कंसेप्ट सीखा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का। अगर हमें उसकी पेमेंट करनी है 12 महीनों के बाद और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद, तो वो बन जाती थी नॉन करंट लाइबिलिटी। वो सब आपको याद होगा। आज की क्लास में बेटा ऐसे ही एसेट्स के कुछ ही 2 पार्ट, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के कुछ अपने सब हेड। कितने सब हेड? 5। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अपने 4 सब हेड: टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट एसेट्स का पहला सब हेड फिक्स्ड एसेट। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर आए डेफर्ड टैक्स एसेट। फिर आए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वीडियो पॉज कर लेना एक बार यहाँ पे नोट करने के लिए। नेक्स्ट क्या आया? अदर नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के यहाँ पे बेटा मैंने अभी सब हेड नहीं लिखे हैं। तो बात चल रही है कि कौन से एसेट्स करंट है और कौन से नॉन करंट है। अब बेटा ये समझने के लिए कौन से एसेट्स करंट है और कौन से नॉन करंट है, पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। एसेट्स कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। कोई भी ऐसे एसेट्स जो रिलाइज हो जाते हैं, जो बिक जाते हैं, जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं 12 महीनों के अंदर अंदर। जो कैश या कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कैश हैं या कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 12 महीनों के अंदर अंदर या 12 महीनों तक, लेस देन 12 मंथ्स या लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, वो है करंट एसेट्स। और अगर 12 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड है तो नॉन करंट एसेट्स। मैं समझाता हूँ इसको डिटेल में। ये 12 महीने कहाँ से देखने हैं बेटा? ये जो चीज़ हमें देखनी है वो देखनी है बैलेंस शीट डेट से। सपोज ये टाइम लिमिट है 31 मार्च 2016, ये लास्ट डेट पे हमारी बेटा लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनी। अगर इस बैलेंस शीट डेट से 31 मार्च 2016 से अगर कोई भी एसेट्स रिलाइज होगी बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्टॉक रखा है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, अगर इनकी पेमेंट अगले 12 महीनों तक, अगर इनकी पेमेंट अगले 12 महीनों तक, 12 महीने कब खत्म होंगे? 31 मार्च 2017 तक, कोई भी एसेट है जिसकी हमें पेमेंट मिल जाती है, जो रिलाइज हो जाते हैं और जिनकी हमें पेमेंट मिल रही है लास्ट बैलेंस शीट डेट से नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट तक, मतलब लास्ट बैलेंस शीट से अगले 12 महीनों तक, इस डेट से अगले 12 मंथ्स तक अगर हमें पेमेंट मिल जाती है तो वो हमारा एसेट होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं बेटा? जो रिलाइज्ड, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड टू बी रिलाइज्ड विद इन 12 months from the balance sheet date. Current assets are those assets which are expected to be realized within 12 months from the बैलेंस शीट डेट। इस बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीनों तक एक्सपेक्टेड है कि वो रिलाइज हो जाएंगे। करंट एसेट्स का बेटा प्राइमरी पर्पस जो होता है वो ट्रेडिंग होता है। जो हम उसको अपने पास रखते थे, स्टॉक है, स्टॉक को किस लिए रखा हुआ? बेचने के लिए। लेकिन बिल्डिंग है जो बेटा एक शॉप है, हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम उसको बिजनेस को
क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। तो वो शॉप हमारे लिए नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट नहीं है। शॉप को जो हमने रख रखा है, जो बिल्डिंग है हमारी, वो बिजनेस को चलाने के लिए रखा हुआ है। करंट एसेट्स का काम सिर्फ यही होता है कि वो बिजनेस को बेटा जो चल रहा है वो उसमें 12 महीनों के अंदर अंदर लास्ट बैलेंस शीट डेट से कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हमें अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, उसके लिए नाम यूज़ होगा नॉन करंट एसेट्स का। तो सिंपल सी चीज़ जो आप बेटा टाइम बेसिस 11th क्लास में सीख के आते हो, अगर लास्ट बैलेंस शीट डेट से नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट तक, मतलब अगले 12 महीनों तक कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है, वो हमारा करंट एसेट। और अगर बैलेंस शीट डेट से वो 12 महीनों के बाद कन्वर्ट होगा, रियलाइज होगा, तो वो क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स। हम कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में ये जो पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का, नॉन करंट एसेट्स को नेगेटिव मैनर में डिस्क्राइब करा गया है। वहां पर लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो करंट एसेट नहीं है। तो कौन से एसेट करंट एसेट हैं? पहली बात मैं बोलता हूँ, क्या करंट एसेट वो हैं जो कैश या हैं या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, या तो कैश है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर है, जो बैलेंस शीट डेट से, कोई ऐसे एसेट जो बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीने तक, अगले 12 महीने के अंदर अंदर कैश में या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसका हमने बेटा प्राइमरी पर्पस, जिसको हमने रखा हुआ है किसके लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, उसको बेचने के लिए रखा हुआ है। इसके बारे में बेटा ये टाइम बेसिस, ऐसे ही हमने देखा था पहला डिफरेंस नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में, जिसकी पेमेंट बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर, तो करंट लायबिलिटी 12 महीने के बाद, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो ऐसे ही अगर 12 महीने के अंदर अंदर ये रियलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या रहेंगे, करंट एसेट्स। और अगर ये 12 महीनों से ज़्यादा, सपोज 15 महीने में रियलाइज़ होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो बेटा 15 महीने में रियलाइज़ होंगे, तो फिर ये क्या बन जाएंगे, नॉन करंट एसेट। ये बेसिक डिफरेंस है जो आप अपनी 11th क्लास में सीख कर आते हो। यहाँ पर हमें एक चीज़, एक टाइम लिमिट और पढ़नी है, वो है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार फिर समझा देता हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होती है, देखना। सबसे पहले बिजनेस के पास कैश अवेलेबल होता है, वो कैश से बेटा क्या कर लेके आता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है वर्क इन प्रोग्रेस में, आगे काम करा, वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट करा फिनिश्ड गुड्स में। अब फिनिश गुड्स की सेल होगी, या तो डायरेक्टली आपके पास पैसा आ जाएगा, या क्या बन सकते हैं, डेटर्स, अगर क्रेडिट सेल्स है। डेटर से कई बार और क्या बन जाते हैं, बिल्स, रिसीवेबल। फिर पैसा किस में आ जाता है, बैंक में। फिर क्या होगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग। हम एसेट्स को एक्वायर करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, एंड रियलाइजेशन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट में उसको क्या करते हैं, रियलाइज। सबसे पहले कैश होगा, कैश से बेटा रॉ मटेरियल लेके आएंगे, फिर काम करना स्टार्ट करा, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। फिर धीरे धीरे गुड्स बन जाएंगे, फिनिश गुड्स, सेल हो जाती है, कैश सेल्स, पैसा आ गया। क्रेडिट सेल से डेटर बनेंगे, डेटर से BR से बैंक, और कैश में कन्वर्ट होगा। तो अब हमें ये लिमिट और पढ़नी है। मैं कहता हूँ एक एसेट नॉन करंट एसेट बन सकता है अगर वो 12 महीने का टाइम लिमिट क्रॉस कर दे। सेम चीज जैसे नॉन करंट लायबिलिटी का कंसेप्ट था, वैसे ही नॉन करंट एसेट का भी आएगा। बेटा आप फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी बनाते हो, अब गाड़ी को कन्वर्ट होने में, मतलब कैश आने में, काम असेंबलिंग होने में, कम से कम आपको मैं कहता हूँ 15 महीने का टाइम चाहिए। अगर 15 महीने का टाइम चाहिए, तो आप बेटा आगे जब उधार दोगे तो उसको ज़्यादा ही दोगे।
या आपको 15 महीने तक पैसे चाहिए तो आप उस हिसाब से दोगे कि आपके पास भी बेटा क्या हो, कैश अवेलेबल हो। मैंने आपको बताया था सेम कंसेप्ट वही है। अगर एक एसेट रिलाइज होती है कब, 12 महीनों के अंदर अंदर। एक एसेट रिलाइज हो रही है बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के अंदर अंदर, ये हमारी हमेशा क्या बन जाएगी, करंट एसेट्स। ये हमेशा क्या मानी जाएगी, करंट एसेट। अगर ये 12 महीने का टाइम क्रॉस करती है, इस 12 महीने के अंदर अंदर हमेशा करंट एसेट। अगर वो इस 12 महीने की टाइम लिमिट को क्रॉस करती है, सपोज यहाँ पे आ गया 14 मंथ्स, सपोज यहाँ पे आ गया 14 मंथ्स, ये आपकी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। आपको मतलब कैश में जो कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा वो कितने मंथ्स का लगेगा, 14 मंथ्स का। तो एक करंट एसेट बनने के लिए इस 14 मंथ्स के अंदर अंदर अगर पैसा आ जाता है, 12 महीने को क्रॉस करा और लेकिन 14 महीने से पहले आ जाता है, वो इस तक भी क्या रहेगी, करंट एसेट। लेकिन अगर एक एसेट 12 महीने की लिमिट को क्रॉस कर देती है, 14 मंथ्स की लिमिट, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की लिमिट को भी क्रॉस कर देती है, फॉर एग्जांपल 16 मंथ्स, तो यहाँ पर बेटा वो नॉन करंट एसेट बन जाएगा। एक एसेट करंट एसेट कब है, अगर वो 12 महीने के अंदर अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर 12 महीने से ज़्यादा भी है तो भी चलेगा, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर भी अगर वो कन्वर्ट हो जाती है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है, कैश वगैरह जो आपके पास रखा है उसको दोबारा से कैश में कन्वर्ट करने में, पैसा सामान लाने में, बेचने में, फिर से आपको कितने महीने का टाइम चाहिए भाई, 14 मंथ्स का टाइम चाहिए। तो यहाँ तक आपका एक करंट एसेट ही रहेगा, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड टाइम जब 14 मंथ्स का चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ही 14 महीने की है। लेकिन अगर इसके बाद कोई भी लिमिट आएगी तो वो नॉन करंट एसेट बन जाएगा। तो एक एसेट नॉन करंट एसेट कब बनेगा, अगर वो 12 महीने से ज़्यादा में रिलाइज होगा, या फिर साथ ही साथ और क्या चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से के टाइम से भी ज़्यादा में कन्वर्ट होगा। इसके लिए हमने जैसे कुछ क्वेश्चन करे थे, मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ फिर इसको फिर से समझाता हूँ। बेटा मैंने बोला पर्टिकुलर, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल, जैसे वैसे वहाँ पे ट्रेड पेबल्स लिए थे, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल, सीधा नीचे लिख देता हूँ। बेटा ये है एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, मतलब एसेट कितना टाइम लेगा कन्वर्ट होने में। ये बात आएगी हमारी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की और ये बात आएगी एसेट की। ट्रेड रिसीवेबल है एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, मतलब जो पैसा है वो 8 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, जो पैसा है हमारा 8 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 10 मंथ्स। देखो जब ये ज़्यादा है ही नहीं 12 महीने से, तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पे नज़र भी नहीं डालनी, मैंने पहले ही बताया था। आपको एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड देखते थे, यहाँ पे है एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड। अगर एक ऐसे ट्रेड रिसीवेबल आपके 8 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब आपको रियलाइज हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड देखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ही क्या रहेगा, करंट एसेट। सपोज आपके ट्रेड रिसीवेबल 11 महीने में गए हैं और ये कितने महीने के हैं, 12 महीने के। क्या ये लिमिट 12 से ज़्यादा हुई, नहीं, ये अभी भी क्या रहेगा, करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल 12 महीने के हैं, क्या ये 12 से ज़्यादा हुई, ये 10 महीने के क्यों ना हो। जब ट्रेड रिसीवेबल का एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने के अंदर अंदर ही है, वो हमेशा करंट एसेट ही रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक एसेट एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट से जब बेटा वो 12 महीने तक या 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज है, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड है, वो हमेशा करंट एसेट ही रहेगा। हमें ऑपरेटिंग साइकिल को देखना भी नहीं है, अगर ये लिमिट 12 महीनों से ज़्यादा की नहीं है या 12 महीनों तक भी है, जब भी इस पर नज़र नहीं डालनी। देखना कब है सर, फिर ट्रेड रिसीवेबल अगर इनकी लिमिट है 13 महीने से
13 महीने की, मतलब 12 मंथ से ज़्यादा। सर ये 13 मंथ्स है, ये क्या बन सकता है, नॉन करंट एसेट बन सकता है अगर ये लिमिट किसकी क्रॉस कर दे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितनी है, 11 मंथ्स। तो ये एक एसेट नॉन करंट एसेट कब बनेगा, क्या एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने से ज्यादा है, जी यस। क्या ये जो एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड है 11 मंथ से भी ज्यादा है, जी हाँ। तो यहाँ पे ये बन जाएगा नॉन करंट एसेट। तो ये जो लिमिट है अगर 12 महीने की क्रॉस हो जाती है, ये 12 महीने तक करंट एसेट, 12 महीने से ज़्यादा अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आगे इसको भी क्रॉस कराया, ये यहाँ पर है ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज़्यादा भी आ सकता है, 12 महीने से पहले भी आ सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने से पहले देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 12 महीने तक देखो हमेशा करंट एसेट ही रहेगा। 12 महीने से ज़्यादा है 13 महीने, चेक करो। लेकिन फिर बेटा इन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 14 मंथ्स, इस 12 महीने की लिमिट को इस 13 महीने की लिमिट को अगर इन दोनों को क्रॉस कराएगा तो वो यहाँ पे बनेगा नॉन करंट एसेट। तो एक एसेट अगर 12 महीने के अंदर अंदर रिलाइज हो रहा है, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 मंथ्स है या लेस देन 12 मंथ्स है, वो हमेशा करंट एसेट ही रहेगा, ऑपरेटिंग साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। एक एसेट नॉन करंट एसेट बन सकता है अगर वो एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है, 13 मंथ्स, जी हाँ। और किससे ज़्यादा है, मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 11, बेटा 13 बड़ा है 11 से, तो ये बन जाएगा नॉन करंट एसेट। और देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ये है 14 मंथ्स लेकिन ये है 16 मंथ्स। क्या हमारा एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा है, यस। तो अब देखते हैं ये नॉन करंट बनेगा या करंट ही रहेगा। अब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितने की है, 16 मंथ्स की, लेकिन ये एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड तो 14 महीने है। ये बेटा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अगर देखो मैं इसकी टाइम लिमिट बनाऊंगा तो ये 12 महीने, 12 महीने से ज़्यादा क्या हुआ 14 मंथ्स, लेकिन ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 16 मंथ्स की आ गई। तो बेटा पेमेंट पीरियड तो ऑपरेटिंग साइकिल से पहले ही आ गया ना, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की लिमिट को क्रॉस नहीं करा, तो यहाँ पे ये करंट एसेट ही रहेगा। ट्रेड रिसीवेबल 15 मंथ्स, क्या ये 12 महीने से ज़्यादा है, हाँ। 14 मंथ्स, क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा है, जी बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पर ये बन जाएगा नॉन करंट एसेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक एसेट करंट एसेट कब होगा, अगर वो एक्सपेक्टेड उसका रियलाइजेशन पीरियड एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा, 12 महीनों तक रियलाइज हो जाएगा, तो वो हमारा करंट एसेट बन जाएगा। एक करंट एसेट और कब बनेगा, या पहले नॉन करंट कब बनेगा पहले वो बताता हूँ फिर से एक बार। एक एसेट नॉन करंट एसेट कब बन सकता है, अगर उसका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है, 12 महीने से ज़्यादा है, और साथ ही साथ किससे ज़्यादा होना चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। इसने 12 की लिमिट क्रॉस करी 13, और बेटा ये 11, ये इससे पहले आ गया तो ये चलेगा। इसने 12 की लिमिट क्रॉस करी लेकिन बेटा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड तो ज़्यादा है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो एक करंट एसेट को बेटा आप कैसे बोलेंगे, अगर एक एसेट करंट एसेट है if it is expected to be realized within 12 months from the balance sheet date or expected to be realized in the company's normal operating cycle period, बेटा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर ही रियलाइज हो जाएगा। तो ये अगर आपको बात नॉन करंट लायबिलिटी वाली समझ आ रखी है तो आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। एक हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। केस 1 पर्टिकुलर्स
ऑपरेटिंग साइकिल एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, और यहाँ पे हम देंगे बेटा, इसको बताएंगे एक एसेट क्या है, करंट एसेट या नॉन करंट एसेट। बेटा कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल इनटू नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड गिव रीजन फॉर योर क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बेटा बात बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल, कह रहा है इसका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 11 मंथ्स है और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 10 मंथ्स है। आपको बेटा हमेशा क्वेश्चन में देखो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल देखता है। आपको सबसे पहले चेक करना है क्या इसका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है, हाँ या ना, तो नॉन करंट के बारे में सोचना है। अगर 12 महीनों से ज़्यादा का नहीं है, 12 महीनों तक भी है, तो वो करंट एसेट ही रहेगा, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 100 महीने भी क्यों ना हो। क्या एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है? नहीं, 10 मंथ्स ही है। ऑपरेटिंग साइकिल को देखना भी नहीं है, ये हमेशा करंट एसेट ही रहेगा, ये हमेशा करंट एसेट ही रहेगा। क्यों? इसका जब एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड विद इन 12 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और बेटा वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी कम है, तो ये करंट एसेट ही रहेगा। केस 2, ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 11 मंथ्स, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 मंथ्स। सबसे पहले जो लिमिट चेक करनी है वो किसकी करनी है? एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, वो कितनी है? 12 मंथ्स। क्या 12 महीने से ज़्यादा है? जी नहीं, 12 महीने तक भी क्या रहेगा? करंट एसेट। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो 1 साल 2 साल क्यों ना हो, हमेशा करंट एसेट ही रहेगा। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना दे रखा है? 11 मंथ्स, और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड कितना है? 15 मंथ्स। क्या एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा है? यस, 15 मंथ्स। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा है? क्या 15-11 से ज़्यादा है? जी यस। तो यहाँ पर इस बार ये क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट। ये क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट। ये क्यों हुआ? जब हमारा एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीनों से ज़्यादा है, 15 महीने, तो ये नॉन करंट बन सकता है अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा हो। तो इधर देखो, ये 12 महीने, ये 15 महीने, यहाँ तक क्या रहेगा? करंट। अब ये नॉन करंट है, बन सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड तो 11 महीने हैं, तो इसको भी क्रॉस कराया, इसको भी क्रॉस कराया, तो बेटा यहाँ पे ये एसेट बन जाएगी नॉन करंट एसेट। 4th पॉइंट, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ट्रेड रिसीवेबल का गिवन है 20 मंथ्स और यहाँ गिवन है 15 मंथ्स। अब चेक करते हैं, क्या एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है? यस, तो ये नॉन करंट बन सकता है अगर ये लिमिट किससे ज़्यादा हो? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड तो 20 मंथ्स है, ये तो 20 मंथ से 20 से ज़्यादा है ही नहीं, तो लेस देन 20 है, तो फिर से क्या बन जाएगा? ये करंट एसेट। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड लेस देन है किससे बेटा? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। चाहे 12 महीने से ज़्यादा है लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से कम है, तो ये करंट एसेट ही रहेगा। ट्रेड रिसीवेबल लास्ट पार्ट, 20 मंथ्स और ये है 24 मंथ्स। क्या एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा है? यस। क्या 20 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा है? यस, 24-20 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा नॉन करंट एसेट। तो अभी तक हमने जो बेटा 11th क्लास में सीखा था वो क्या? अगर बैलेंस शीट डेट से ईयर एंड से एक एसेट 12 महीनों के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा, जिसको हमने ट्रेडिंग पर्पज इसके लिए रख रखा है, या कैश और कैश इक्विवेलेंट ही है, वो हमारा होता था करंट एसेट। और 12 महीनों से ज़्यादा में रियलाइज होता था, पेमेंट उसकी 12 महीनों से ज़्यादा में आनी है, जिसको हमने बेटा ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज़ के लिए नहीं रखा हुआ बेटा, इन्वेस्टमेंट की तरह रखा हुआ कुछ ऐसी चीज़ें, वो होता था हमारा नॉन करंट एसेट। यहाँ पर अब हमें बेटा एक एसेट को करंट बनाने के लिए, नॉन करंट बनाने के लिए दो चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहला एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड। एक एसेट करंट एसेट जब बनेगी अगर उसका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीनों के अंदर अंदर है या 12 महीने तक भी है, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं है। 12 महीनों तक लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स वो करंट एसेट है, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कुछ भी हो। एक एसेट नॉन करंट एसेट बन सकती है अगर उसका पीरियड सबसे पहली लिमिट बेटा 12 महीने की क्रॉस करनी चाहिए, और 12 महीने से ज़्यादा है। हाँ, नॉन करंट बन सकती है अगर उसका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा हो। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ज़्यादा था, ये 15 था, ये 12 से भी ज़्यादा है, 11 से भी ज़्यादा है 15, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन करंट एसेट। ये कंसेप्ट था एसेट का, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स का। तो ये हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स। अब हमने सीख लिया है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो हम देखेंगे बेटा नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स का अपना पहला सब हेड नॉन करंट एसेट। बेटा नॉन करंट एसेट के अपने 5 सब हेड हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अपने 5 सब हेड हैं। जो सबसे पहला है वो है फिक्स्ड एसेट। फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर आता है डेफर्ड टैक्स एसेट। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। ये मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था स्टार्टिंग में, वहाँ पर भी लिखी थी ये चीज़ें। तो एसेट्स के कितने सब हेड, 2, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अपने कितने सब हेड, 5, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। अब बेटा इनके भी अपने सब हेड्स हैं, जिसमें हम सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें हम सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स। Fixed assets are those assets which are held by a company not for the purpose of sale but for the purpose to increase earnings of business। ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, ये सर फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के भी अपने 2 टाइप बचपन में पढ़ के आए हो, कौन कौन से, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बैंक, ब्रांड्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, ये आता है गुडविल। ये कहाँ पे आता है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। 2 चीज़ें और पढ़ोगे। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स, फिक्स्ड एसेट बेटा वो एसेट्स हैं विच आर हेल्ड बाई अ कंपनी, जो एक कंपनी ने रखे हुए हैं, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, जो सेल के पर्पज के लिए नहीं है। स्टॉक रखा हुआ है भाई, वो तो सेल के लिए लाते हैं। लेकिन मैंने कोई बिल्डिंग है रखी हुई है, अगर सपोज मेरा बेटा कोई नॉर्मल बिजनेस है, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, मेरे पास कोई बिल्डिंग रखी है, शॉप रखी है, वहीं से बिजनेस चला रहा हूँ। कोई प्लांट एंड मशीनरी है, वो काम करने के लिए लेकर आए हैं ताकि उससे बेटा प्रोडक्शन कर सके,
तो वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है या सेल पर्पस के लिए नहीं है, बट फॉर द पर्पस टू इंक्रीज अर्निंग्स ऑफ बिजनेस। अगर मैं कोई अपनी फैक्ट्री के अंदर एक नया प्लांट इंस्टॉल कर लेता हूँ, नई मशीन इंस्टॉल कर लेता हूँ जिससे मेरी कॉस्ट कम लगे, ताकि मेरे प्रॉफिट ज़्यादा हों, जिससे बेटा मेरी अर्निंग्स क्या होगी, ज़्यादा। तो फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं, ठीक है बेटा, वो एसेट्स हैं जो एक कंपनी के पास रखे हुए हैं, जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि किस पर्पस के लिए, ताकि उसकी अर्निंग्स इंक्रीज हो सके। दे आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो लॉन्ग टाइम क्या होगा, 12 महीने से ज़्यादा और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा। जब भी बेटा वो नॉन करेंट एसेट बनेगा, जब भी उसको हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं। लॉन्ग टाइम टू अर्न प्रॉफिट, तो इसको हम लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखेंगे ताकि हम इससे क्या कमा सके, पैसा कमा सके। तो फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स हैं जो एक कंपनी ने रखे हुए हैं, जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए है, जो फ्यूचर में हमें पैसा कमा कर देंगे, और लॉन्ग टाइम तक उसको हम स्टोर करके मतलब अपने पास रखते हैं, यूज करते हैं। ये हो गया होगा। तो नॉन करंट एसेट का पहला सब हेड क्या, फिक्स्ड एसेट। पहला सब हेड क्या, फिक्स्ड एसेट। बेटा फिक्स्ड एसेट के अपने 4 सब हेड हैं। Fixed assets are categorized into, फिक्स्ड एसेट के अपने 4 सब हेड हैं। आप 2 तो पढ़ के आ चुके हो 11th क्लास में। एक होता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या है बेटा, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। टेंजिबल एसेट्स आर दी एसेट्स विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है बेटा, इनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, नहीं फील नहीं मतलब टच कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है ये पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है वैसे। प्लांट एंड मशीनरी, कोई बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया, व्हीकल हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स एक्सेट्रा। तो टेंजिबल मतलब फिक्स्ड एसेट्स का पहला टाइप क्या, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स है जिनकी क्या होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन बी सीन एंड टच्ड। एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कुछ भी चीज़ें। जो नेक्स्ट टाइप आया वो आया इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इंटेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। कंप्यूटर होता है टेंजिबल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल। लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइज, कुछ आईपीआर सुना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोई रेसिपी हो सकती है, किसी भी चीज़ से कोई फॉर्मूला हो सकता है, मॉडल्स हो सकते हैं एंड डिज़ाइंस।
कुछ बेटा पब्लिशिंग टाइटल्स वगैरह भी होते हैं, कॉपीराइट्स भी होते हैं, लिखना भूल गया। तो ये जितने मर्जी एग्जाम्पल कर लो उतने ही कम है। ऑलमोस्ट तुम्हें पता होगा, एक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगी। तो फिक्स्ड एसेट, कौन से एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय अ कंपनी नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, सेल के पर्पस के लिए नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग्स इंक्रीज करने के लिए हैं, जो हम लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखते हैं। बेटा फिक्स टाइप की अपनी बेटा कैटेगरीज हैं। सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ ऐसी चीज़ें, कंप्यूटर्स हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फिर नेक्स्ट क्या आया? इनटेंजिबल एसेट्स, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कांट बी सीन एंड टच्ड। और एक चीज़ आपको याद होगी, 11th क्लास में पढ़ के आए हो, एक वर्ड सुना हुआ है आपने, डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन है बेटा वो फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है, और जो हमारे होते हैं, सॉरी, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स कह सकते हो, या सिर्फ टेंजिबल एसेट्स भी कह सकते हो। जो डेप्रिसिएशन लगता है वो सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पर लगता है। मैं यहाँ फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स, अगर एक वर्ड याद हो वो होता था अमोर्टाइजेशन, और एक नेचुरल रिसोर्सेज भी होते थे जिस पर वर्ड यूज होता था डिप्लीशन। ठीक है बेटा, किसी का रहता है तो एक बार वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आया, जो थर्ड कैटेगरी है वो मैंने लिखा था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है बेटा? कोई बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी काम चल रहा है, कैपिटल एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, तो एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आएगा। मींस फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है? कोई भी बेटा फिक्स टेंजिबल एसेट जो किसके अंडर है? कंस्ट्रक्शन के अंदर। सपोज एक बिल्डिंग बन रही है जिसके 2 फ्लोर बन गए, अभी 4 फ्लोर तक बनना है, 2 फ्लोर और बनने हैं, लिफ्ट वगैरह लगनी है, सब काम जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन, पता है आपको क्या होती है, तो ये आएगा हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। एक मैंने क्या लिखा? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब वो टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ ऐसी चीजें एग्जांपल दिया जैसे। और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मींस बात यहाँ पे भी फिक्स्ड की होगी, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा, मतलब कॉपीराइट्स वगैरह कह लो, अंडर डेवलपमेंट। आपने किसी चीज़ के लिए बेटा पेटेंट करवा रखा है, तो अच्छी बात है, नहीं करवा रखा तो बेटा उसके लिए पेपर्स वगैरह दोगे, बताओगे भाई मुझे इस चीज़ को क्या करवाना है, पेटेंट करवाना है, तो वो भी क्या है? अंडर डेवलपमेंट, मतलब अभी वो चल रहा है। तो ये था सारा फिक्स्ड एसेट का खेल। सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? एक एसेट कब करंट एसेट बनेगा, कब नॉन करंट बनेगा। एक एसेट करंट एसेट कब बनता है? अगर उसकी एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने तक है और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर है। मतलब एक एसेट अगर 12 महीनों के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा, और या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा, वो करंट एसेट। एक एसेट नॉन करंट एसेट कब बनेगा? अगर उसकी एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है और साथ ही साथ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा है।
फिर से बोलता हूँ, एक एसेट नॉन करेंट एसेट कब बन सकता है? अगर उसका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है और साथ ही साथ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा है। फिर हमने देखा बेटा नॉन करेंट एसेट्स हमने पढ़ना स्टार्ट करा। नॉन करेंट एसेट्स के कुछ अपने 5 मेजर हेड हैं। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर आया डेफर्ड टैक्स एसेट, फिर आया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर आया अदर नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अपने 5 मेजर सब हेड हैं। मेजर सब हेड, 5 मेजर हेड बोल सकते हो। 5 मेजर हेड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। जिसमें से हमने बेटा सबसे पहला सब हेड पढ़ा, कौन कौन सा, या मेजर हेड पढ़ा? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स हैं जो बेटा एक कंपनी ने अपने पास रखे हुए हैं, जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, सेल पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए है, जो हम लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखते हैं। फिक्स्ड एसेट के कुछ अपने 4 सब हेड हैं। सबसे पहला टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट जिनकी बेटा फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, which have physical existence, that is they can be seen and touched, या which can be seen and touched, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर। फिर आया इंटेंजिबल एसेट्स, बेटा वो एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कुछ ऐसी चीज़ें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह भी डाल सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डाल सकते हो, रेसिपीज डाल सकते हो, फॉर्मूला डाल सकते हो, मॉडल्स एंड डिज़ाइन डाल सकते हो। जो टर्म है बेटा डेप्रिसिएशन, वो यूज़ होती है टेंजिबल एसेट्स पर, और जो टर्म है अमोर्टाइजेशन, वो आपको पता है फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स पर यूज़ होगी। फिर एक आया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बेटा वो फिक्स टेंजिबल एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कोई बेटा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर है, कोई बेटा ऐसे टेंजिबल एसेट्स कंस्ट्रक्शन के अंडर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और नेक्स्ट फिर क्या आया? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब वो इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट मेजर हेड आया, सबसे पहले हमने पढ़ा किसका? फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स के बाद जो बी पॉइंट लिखा था वो आया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है पता है किसी को? कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको बेटा हमने अपने पास रखा हुआ है रीसेल पर्पस के लिए, और जिसको हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर और 12 महीने के अंदर अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसको बेटा हमने रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखा हुआ, बल्कि अपने पास रिटेन करने के लिए रखा हुआ है। लिख लो इसके बारे में भी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स which are held not with the purpose to resell but to retain them. करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड, बेटा जो रखी हुई है अपने पास, हमारे पास हैं किसके लिए? नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। रीसेल जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है, बल्कि अपने पास रखने के लिए है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के भी बेटा अपने 2 पार्ट होते हैं। एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है अदर इन्वेस्टमेंट्स। एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो एक कंपनी
किसी शेयर्स में, डिवेंचर्स में, या बेटा किसी भी दूसरी कंपनी में पैसा लगाएगी, शेयर्स में, डिवेंचर में, फाइनेंशियल एसेट्स में, किसको प्रमोट करने के लिए? अपने ट्रेड और बिजनेस को। और अदर इन्वेस्टमेंट बेटा आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब बेटा कहीं पे ही पैसा लगा रहे लेकिन शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह में नहीं, कहीं और पैसा लगा रहे हैं। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट? अगर बेटा मैं कहीं दूसरी कंपनी में पैसा लगाता हूँ, किस में? शेयर्स वगैरह में, डिवेंचर्स में, कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा जो भी बेटा जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, जो बच गया वो कहाँ आ जाएगा? अदर इन्वेस्टमेंट्स में। अब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बेटा आपको कुछ 8 चीज़ें याद रखनी है। क्या कितनी चीज़ें याद रखनी है? 8। Investments are classified or shown under the following heads। याद होगा जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस का आपको लर्न करवाया था कि 8 रिजर्व्स आएंगे, उसके अलावा बाकी सब चला जाता था अदर रिजर्व्स। बेटा सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो बेटा ये वैसे मेरे अदर इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा। क्यों? क्या मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया? नहीं। शेयर्स, डिवेंचर, फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाऊंगा किसी दूसरी कंपनी के, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अदर इन्वेस्टमेंट्स क्या है बेटा? जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अलावा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, वो है अदर इन्वेस्टमेंट का पार्ट। हमें उसे लेन देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है हमारी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट आया इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा इक्विटी में पैसा लगाते हैं, ये भी हमारा क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट का पार्ट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट। फिर इन्वेस्टमेंट्स इन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हैं, शेयर्स हैं, तो बेटा ये फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ ये नाम याद रखने हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज। कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में बेटा क्या कर देते हैं? पैसा लगा देते हैं, वो भी कहाँ आएगा? इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। पैसा लगा रहे हैं या तो डिबेंचर्स में या फिर बॉन्ड्स में। सिक्स्थ, इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स। इसकी तो आप डेली टीवी पे ऐड देखते हो, म्यूचुअल फंड सही है। इन्वेस्टमेंट्स इन पार्टनरशिप फर्म्स। और एक लास्ट आया 8th, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो इसमें नहीं आएगा, ये 7 नामों में, वो आ जाएगा अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। बस यहाँ पे आएगा नेचर टू बी स्पेसिफाइड। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है लेकिन उनको रिटेन करने के लिए रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेटा 2 टाइप की हो सकती है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक अदर इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी इन शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी। बेटा दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स में पैसा लगाया है अपने बिजनेस को ट्रेड करने के लिए, बिजनेस के लिए। और अदर इन्वेस्टमेंट जो बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जो इन्वेस्टमेंट्स है बेटा इन हेड्स के अंदर, यहाँ पे हम इसको शो करने वाले हैं, याद करेंगे। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई फिक्स एसेट, बिल्डिंग वगैरह कुछ हो गई, रियल एस्टेट। फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी
में पैसा लगाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, डिवेंचर्स में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप फर्म्स, और बाकी क्या बच गई, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नेचर टू बी स्पेसिफाइड। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, फिर आया इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, फिर आया इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, फिर आया इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, फिर आया म्यूचुअल फंड्स, फिर आया पार्टनरशिप फर्म्स। तो 7 टाइप की इन्वेस्टमेंट देखी, प्रॉपर्टी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप फर्म्स, और एक लास्ट आया अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नेचर टू बी स्पेसिफाइड। तो हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के 2 मेजर हेड पढ़ लिए हैं। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट जो बेटा कंपनी ने रखे हुए हैं जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, बट उस कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज करने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हैं, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखे जाते हैं पैसा कमाने के लिए। फिक्स्ड एसेट्स के 4 टाइप। सबसे पहला टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट जिनकी बेटा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मशीनरी। फिर नेक्स्ट जो आया सब हेड, उसका क्या है बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स विच डू नॉट हैव, आर द एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एक्शन दैट इज दे कांट बी सीन एंड टच्ड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, टाइटल्स हो गए, पब्लिशिंग टाइटल्स हो गए, मॉडल्स हो गए, डिजाइन्स हो गए, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइज हो गई। डेप्रिसिएशन जो वर्ड यूज है बेटा वो होता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, फिक्स टेंजिबल एसेट्स के लिए, और अमोर्टाइजेशन जो वर्ड यूज है बेटा वो होता है किसके लिए, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। फिर आया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर आया था बेटा मींस फिक्स टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, कोई घर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या क्या आएगा, कोई बेटा पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल, मतलब जो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट अंडर डेवलपमेंट। फिर हमने पढ़ा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट है जो बेटा एक कंपनी ने रखी हुई है, किसके लिए, जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट टू रिटेन देम, उनको रखने के लिए क्या हुआ है। इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन अदर इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, जब भी पैसा हम बेटा दूसरी कंपनी में लगाएंगे, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, फाइनेंशियल एसेट्स में, वो आती है हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और जब उसके अलावा कोई भी है वो आती है अदर इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 8 हेड के अंदर आई, 7 याद कर लेते हैं, बाकी अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा नेचर टू बी स्पेसिफाइड। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, फिर आया था इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, फिर आया था प्रेफरेंस शेयर्स, फिर आया था गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, फिर नेक्स्ट आया था डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, फिर आया था म्यूचुअल फंड, फिर आया था पार्टनरशिप फर्म्स, फिर आया था अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। जो नेक्स्ट आया सी, वो हम थोड़ा पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इसका सेम कंसेप्ट हमने पढ़ा था, एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैं आपको पहले समझा के आ चुका हूँ, आपके पास पहले के लेक्चर्स में वीडियो भी अवेलेबल है। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है आपकी टैक्सेबल इनकम से, तो क्रिएट होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम से तो आपकी बनती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और आपकी अगर अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन किससे बेटा, टैक्सेबल इनकम से, तो यहाँ पे बनता है DTA, डेफर्ड टैक्स एसेट। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि DTA बनेगा या फिर DTL, तो ये ध्यान रखना ये DTL है। इफ़ अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम तो क्या क्रिएट होगा, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और इफ़ अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम तो बेटा उससे क्या क्रिएट होती है, डेफर्ड टैक्स एसेट। क्या क्रिएट होती है, डेफर्ड टैक्स
एसेट। तो ये पॉइंट था डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का। अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम से तो बनता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अकाउंटिंग इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से तो बनता है डेफर्ड टैक्स एसेट। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हमने अपने 3 सब हेड पढ़ लिए हैं नॉन करंट एसेट्स के। कौन कौन से? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और एक हमने पढ़ लिया है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे करंट एसेट्स के साथ। आपका एक क्वेश्चन होमवर्क है, आपका एक क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। बैक क्वेश्चन 7 आपका होमवर्क रहेगा। वो ट्रेड रिसीवेबल वाला ही है, वो आपको खुद से करके देखना है। मिलते हैं। ओके जी, बाय बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, घर रहो, मास्क वास्क लगा के जाओ, जहाँ पे भी जा रहे हो सैनिटाइजर का यूज़ करते रहो। चलो सर, ज़्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है बेटा, ओके बाय बाय।